हाय, ये सेट 11 है। 25 एमसीक्यूज इन 30 मिनट्स। पहला सेक्शन है दिस इज अबाउट पॉलिटी। पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? नॉट एनसर्कल। फर्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी इज टू एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG होता है आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151। जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा हो रहा है पब्लिक के पर्स से, तो जो CAG होता है ये इसका गार्डियन होता है। अब CAG अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में इस रिपोर्ट का फिर एग्जामिनेशन होता है। तो एक कमिटी होती है पब्लिक अकाउंट कमिटी। सो दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1। द पब्लिक अकाउंट कमिटी comprises members of the लोक सभा ओनली। दो हाउसेज हैं, बाइकैमरल, लोकसभा, राज्यसभा। तो PAC में केवल लोकसभा के मेंबर्स होंगे। अब मेंबर ऑफ अपोजिशन कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी, मेंबर ऑफ अपोजिशन। और अ मेंबर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी कैन बी री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टर्म। अब सी, ये होता है CAG, और CAG का फ्रेंड होता है दिस PAC, पब्लिक अकाउंट कमिटी। ये जो पब्लिक अकाउंट कमिटी होती है इसमें 22 मेंबर्स हैं से 15 मेंबर आते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम राज्यसभा। तो यहाँ ये कहना गलत होगा कि पब्लिक अकाउंट कमिटी कॉम्प्राइजेज मेंबर ऑफ द लोकसभा ओनली। दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट एकदम करेक्ट है, ये एग्जामिन करेगा PAC दिस CAG की रिपोर्ट को। मेंबर ऑफ अपोजिशन, यस, आई थिंक अभी अधिरंजन जी अभी इसके चेयरमैन है। ये अपोजिशन पार्टी से हैं और ये री इलेक्ट हुए हैं, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बट यहाँ क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दैट वुड बी दिस बी। दिस इज बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड, अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, बिकॉज कोर्ट्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है कोविड-19 के कारण, और बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा है। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए ये ADR होता है, जैसे लोक अदालत एंड ऑल, फैमिली कोर्ट्स, ये होते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के डिफरेंट मैकेनिज्म। अब जो ADR होता है, इट डू नॉट गारंटी कंप्लीट रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। आर्बिट्रल का जो अवार्ड है कैन बी अपील्ड एट द हायर जुडिशरी नॉर्मली। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्ट होती है, एक कोर्ट ने डिसीजन लिया, फिर हम उसकी अपर कोर्ट में उसका डिसीजन चैलेंज करते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है, जैसे कि लोक अदालत हुआ, यहाँ जो डिसीजन होता है वो होता है बेस्ड ऑन दिस कॉम्प्रोमाइज। यहाँ दोनों पार्टीज को आमने सामने बैठाते हैं, बीच में मीडिएटर भी आते हैं, और फिर मिलजुल के एक समझौता होता है यहाँ पे। तो समझौता होता है, तो दैट इज वाई ये गारंटी नहीं करता है कंप्लीट रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट को भी। एट द सेम टाइम, बिकॉज म्यूचुअली अग्रीएबल सेटलमेंट होता है, दोनों पार्टी उसको अग्री कर रहे हैं, दोनों की रजामंदी है, देन ओनली ये जो होता है ये डिसीजन होता है। तो उस केस में इसमें अपील का भी नॉर्मली प्रोविजन नहीं होता है नॉर्मली। सो द राइट आंसर इज ए, वन ओनली। ADR डू नॉट गारंटी कंप्लीट रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, ये एकदम करेक्ट है। कंप्लीट रिजोल्यूशन नहीं होता है, गारंटी नहीं है। और सेकंड ये रॉन्ग है, अपील इज नॉर्मली नॉट देयर। सो ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ दिस इज नंबर 3। Which one of the following does not come in the ambit recommendation by the Finance Commission? Finance Commission आर्टिकल 280, इस बार 2 रिपोर्ट आई है। फाइनेंस कमीशन की एक रिपोर्ट अभी बजट के साथ टेबल हुआ था, अभी इसका एक सेकेंड रिपोर्ट आएगा। दिस इज फॉर 1 ईयर, रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए ये एक सेकेंड रिपोर्ट आएगी। ये जो फाइनेंस कमीशन होता है इसका क्या काम होता है? जितना भी इनकम टैक्स हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, ये सारा पैसा आता है दिस सरकार के पास, सेंटर के पास, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। यहाँ से इस पैसे का दिस डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर में और इन 28 स्टेट्स में। एक होता है ये वर्टिकल डिवोल्यूशन और एक होता है ये अमंग स्टेट्स दिस हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। यहाँ क्या पूछा है? डज नॉट the principles to be followed by the center while giving grant in aid to state out of the consolidated fund of India. There are certain states, जैसे कुछ हिली स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि जहाँ की जोग्राफी डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पे है, कुछ बॉर्डर एरिया में है, तो इन स्टेट्स को एक्स्ट्रा स्पेशल स्टेटस ग्रांट्स दिए जाते हैं, और वो क्राइटेरिया होता है दिस फाइनेंस कमीशन उसको रिकमेंड करता है।
तो ये क्राइटेरिया देता है कि ये जो ग्रांटेड एड्स हैं किन प्रिंसिपल्स में किन स्टेट्स को देना होगा। द अमाउंट ऑफ मनी टू बी अलोकेटेड टू स्टेट्स फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड एनी अदर मैटर रेफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। अब ये ऐसा स्टेटमेंट है, इसको आप गलत नहीं कर सकते कि प्रेसिडेंट ने कुछ बोला और ये फाइनेंस कमीशन उसको मना कर देगा। साउंड फाइनेंस के लिए प्रेसिडेंट ने अगर कुछ मैटर रेफर किया तो ये तो करेक्ट है। यहाँ क्या पूछा है? डज नॉट, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, पहला करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। दिस इज नॉट करेक्ट। वाई? बिकॉज ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया नहीं होता है, दिस इज मोस्टली द CFI। तो द राइट इज सी। ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? सी, बिकॉज यहाँ पे पूछा था डज नॉट। सो आंसर इज सी। ये फोर्थ है। सिविल सर्वेंट जो होते हैं, तो जो हाईएस्ट पोस्ट होती है सिविल सर्वेंट की, हर जगह क्या होता है? हायरार्की होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो तो उसकी एक हायरार्की होती है। फॉर एग्जांपल ये हायरार्की का क्वेश्चन जो था ये मेरे को आर्मी SSB में भी पूछा था, एयरफोर्स SSB में भी पूछा था, रजनी राजन मैम ने भी पूछा था हायरार्की ये कैसे होता है। इवन कॉरपोरेट्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, दिस हायरार्की। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए जहाँ जा रहे हैं वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हायरार्की है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। ये हाईएस्ट सिविल सर्वेंट है यूनियन ऑफ इंडिया का, अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर PMO ऑफिस में। तो जो हाईएस्ट होगा उसका क्या नाम होगा? द राइट वन इज दिस बी। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है ये हाईएस्ट पोस्ट होती है यूनियन ऑफ इंडिया में। ऐसे ही जो स्टेट होता है, स्टेट में जो सीनियर मोस्ट पोस्ट होती है, ब्यूरोक्रेट होता है, सिविल सर्वेंट होता है, उस पोस्ट का क्या नाम है? आंसर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज यूनियन ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी। ये फिफ्थ है। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होते हैं चार्ज्ड, एक होते हैं नॉन चार्ज्ड, नॉट चार्ज्ड। ये जो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, इनका क्या फीचर है? सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ वोटिंग होती है पार्लियामेंट की चार्ज्ड एक्सपेंडिचर में। नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑफ राज्यसभा, क्या ऐसा होता है? नॉट सबमिटेड फॉर द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज दिस डी, नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे कैग, इन सब का सैलरी एंड ऑल, अगर ये चार्ज्ड है तो वो वोट नहीं होगा पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड ऑल। तो नॉट सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होता है इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज्ड एक्सपेंडिचर का। तो द राइट आंसर इज दिस डी। तो ये पॉलिटी के 5 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट ये आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो पहला सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन फिलॉसफी में एक होता है ऑर्थोडॉक्स स्कूल और दूसरा होता है अनऑर्थोडॉक्स स्कूल। इंडियन फिलॉसफी में ये जो चारवाक है, आजीविका है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, ये जो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है इंडियन फिलॉसफी के, ये कौन से स्कूल होते हैं? क्या ये ऑर्थोडॉक्स होते हैं? क्या ये अनऑर्थोडॉक्स होते हैं? ये दोनों होते हैं या नन ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज दिस बी। ये जो स्कूल होते हैं ये कहलाते हैं अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी। और ऑर्थोडॉक्स की बात करें तो जैसे ये वैशेषिका है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, ये जो कहलाएगा दिस इज ऑर्थोडॉक्स। न्याय, वैशेषिका, योगा, दीज आर ऑल ऑर्थोडॉक्स स्कूल। तो जो वैशेषिका स्कूल है इनके फाउंडर कौन है? वैशेषिका मतलब मेटाफिजिक्स होता है, एटम्स। इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम है दिस डी, कन्नड़। कन्नड़ा जो हैं दैट इज दिस वैशेषिका स्कूल ऑफ दिस इंडियन फिलॉसफी। ये सारे स्कूल ऑफ फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वैशेषिका स्कूल, द राइट आंसर इज दिस डी, कन्नड़ा। अब हम बात करते हैं जैन लिटरेचर का। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ये दोनों बहुत फेवरेट टॉपिक हैं, हर साल कंटिन्यूसली इससे सवाल आया है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैन लिटरेचर में विच ऑफ द फॉलोइंग तीर्थंकर, तीर्थंकर इज ऑल्सो नोन एज प्रजापति, आदि ब्रह्मा और आदिनाथ। ये जो तीर्थंकर है इनमें से किन तीर्थंकर को हम बोलते हैं प्रजापति, आदि ब्रह्म और आदिनाथ? ऋषभनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ और अभिनंदन नाथ। द राइट आंसर इज दिस ए।
ऋषभ नाथ जी को ये हम तीनों वर्ड से भी बोलते हैं. सो जैन लिटरेचर में दिस इज देयर. तो राइट आंसर इज दिस ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बात है रूल ऑफ इंडिया. मुगल रूल जो है ये मेडिवल में सबसे इंपॉर्टेंट है और मुगल रूल में भी जो अकबर का रूल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. विच रूलर ऑफ इंडिया इशूड महाजरनमा टू टेक ऑल द रिलीजियस मैटर इनटू हिज ओन हैंड्स. महाजरनमा. इल्तुतमिश, अकबर, नादिर शाह और शाहजहां. I've told the answer. The right answer is this, अकबर. अकबर रिलीजियस मैटर में बहुत इंटरेस्ट था. अकबर ने एक न्यू रिलीजन भी इंट्रोड्यूस किया था. उस रिलीजन का नाम क्या है? आंसर दिस क्वेश्चन. सो द राइट आंसर इज हियर इज बी, अकबर. देन ये 10th है. 10th में हमें मैच द फॉलोइंग है. ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मैच कराने हैं हमें. स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति और अभिनव भारत सोसाइटी. और ये नाम है श्री अरबिंदो घोष, सी आर दास, वी डी सावरकर और लाला हरदयाल. अब जो स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी कब हुआ था? जब हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड होगा तो इसके बाद ये स्वराज पार्टी आएगी. चेंजर्स, नो चेंजर्स. तो ये होगा दिस सी आर दास. गदर पार्टी हमें पता है ये इंडिया नहीं, दिस लाला हरदयाल. सो दिस इज दिस लाला हरदयाल गदर पार्टी. अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति इज दिस श्री अरबिंदो घोष. और अभिनव भारत सोसाइटी इज दिस वी डी सावरकर. सो द राइट आंसर इज दिस ए. दिस इज 2. देन दिस इज 4. अनुशीलन इज श्री अरबिंदो घोष एंड अभिनव भारत इज दिस वी डी सावरकर. सो द राइट आंसर इज दिस ए. सो ये हिस्ट्री के सवाल हैं. नाउ लेट अस मूव टू ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में जो स्प्रेड है विंध्या का हिल्स में, हमारे को ज्योग्राफी पता है, इंडियन ज्योग्राफी हमने देखा है. ये विंध्यान हिल्स है. विंध्या हिल्स का लोकेशन कहाँ पर है? स्प्रेड है ये विंध्यान हिल्स में. और यहाँ डेंसिटी जो टाइगर पॉपुलेशन की है वो हाईएस्ट नोन है इन इंडिया. यहाँ टॉल ग्रासलैंड्स होते हैं, थिक सॉल्ट फॉरेस्ट भी है. तो ये नेशनल पार्क का नाम क्या है बताइए? जिम कॉर्बेट है, बांधवगढ़ है, ओरांग है और दिस पंबादुम. इनके नाम से भी अगर आप देखो ना तो आप बता सकते हो ये इंडिया के किस लोकेशन पे है. तो मैनी अ टाइम्स जो नेम होते हैं, नेम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस लोकेशन से, किस जोग्राफिकल लोकेशन पे ये लोकेटेड होगा बाय दिस नेम. सो इसका राइट आंसर है दिस बांधवगढ़ नेशनल पार्क. दिस बांधवगढ़ विंध्या हिल्स सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में है. जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, ओरांग कहाँ पर है और पंबादुम कहाँ पर है? आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल. जिम कॉर्बेट, ओरांग एंड दिस पंबादुम. ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, चाइना का भी एंगल है, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और देन यूएस टेंशंस भी हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सैंडविच्ड है बिटवीन यूएई एंड ओमान, ओमान एंड ईरान, कतर एंड ईरान एंड सऊदी एंड कतर. सो द राइट आंसर इज दिस बी. जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है ये ओमान और ईरान के बीच में है. स्ट्रेट हमें पता है, स्ट्रेट क्या होता है? नैरो वाटर बॉडी होता है, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है. तो हम इंडिया से ऐसे मूव करेंगे टुवर्ड्स दिस, ईरान आएंगे. दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज. ये यहाँ पे कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है. ओके, सो दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज. ये गल्फ ऑफ ओमान है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, फिर ये पर्शियन गल्फ आ जाता है. तो दो वाटर बॉडीज कनेक्ट हो रही है. सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, ओमान और ईरान के बीच में है. ये नंबर 13 है. नॉर्थ ईस्ट जो है ये जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फेवरेट भी है एग्जामिनेशन में. इसकी मैपिंग, यहाँ के बायोस्फीयर्स, यहाँ के टाइगर रिजर्व्स, यहाँ के नेशनल पार्क, ट्राइब्स, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, ये शेयर करती है इंटरनेशनल बाउंड्री. हमें सारी स्टेट्स के नाम पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में. और ये बताइए कि जितने राज्य हैं क्या सभी के सभी एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करेंगे? सारे राज्य जो नॉर्थ ईस्ट में हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री हमने पढ़ा था. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास करती है राजस्थान से भी और त्रिपुरा से भी. त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट, तो क्या ये दोनों स्टेट से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? इंडिया का जो टोटल कोस्ट लाइन है, ये कोस्ट लाइन होती है इंडिया की, दिस कोस्ट लाइन. ज्योग्राफी एनसीईआरटी एक्सीलेंट बुक, क्लास 11th स्पेशली, क्लास 11th 9th 10th 11th वी हैव कवर्ड, रीड इट, दिस इज रियली गुड. इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन स्ट्रेच है वो ज़्यादा है इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री से. इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री जो है उससे ज़्यादा इंडिया की कोस्ट लाइन का स्ट्रेच है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? द राइट आंसर इज दिस ए.
जितने भी 7 स्टेट्स हैं, अभी इस क्विज के बाद आप इस मैप को देखना, दिस मैप ऑफ दिस नॉर्थ ईस्ट, हर स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट का है ना, वो एटलीस्ट एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर हो रहा है वहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट शेयर एन इंटरनेशनल बाउंड्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान से भी पास हो रही है और त्रिपुरा से भी हो रही है, बट दिस इज नॉट रॉन्ग। कोस्ट लाइन अराउंड 7500 किलोमीटर है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज का अराउंड डबल है, 15,000 किलोमीटर, और ये अराउंड 7500 किलोमीटर है इंक्लूडिंग आइलैंड्स। सो द राइट आंसर इज दिस 1 एंड 2, करेक्ट पूछा है यहाँ पे। ये 14th है, विच अमंग द फॉलोइंग इंक्लूड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट मतलब ये इक्वेटर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ये सारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स आएंगे यहाँ पे, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। यहाँ वीट कल्टीवेशन होता है, वीट तो हमें पता ही है टेम्परेट की क्रॉप होती है। क्रॉपिंग जो सीजन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अगेन एनसीईआरटी से इसे आप पढ़ना। राबी सीजन, खरीफ सीजन और जायद सीजन, ये तीनों सीजन और इनमें कौन सी क्रॉप्स आती हैं नॉर्थ में, साउथ में, डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन में, इन सीजन में दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो वीट है नॉर्थ में, ये टेम्परेट क्रॉप माना जाता है। ऑर्चर्ड फार्मिंग और रैंचिंग ऑफ एनिमल, फार्म हाउसेस कल हमने पढ़ा था ना, मिक्स्ड फार्मिंग और दिस मिक्स्ड यहाँ पे क्रॉपिंग, तो रैंचिंग ऑफ एनिमल्स भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। यहाँ टेम्परेट ग्रासलैंड्स में ऑर्चर्ड्स नहीं होते हैं, दिस फूलो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इन सब का नहीं होता है यहाँ पे, ऑर्चर्ड फार्मिंग नहीं है, ये बेसिकली मेडिटेरेनियन में ज़्यादा होता है, टेम्परेट में नहीं होता है ये। तो द राइट आंसर इज दिस 1 एंड 3, सी 1 एंड 3। 15th, which among the following can suppress rainfall from the Indian monsoon? Indian monsoon is again very important. इंडियन मानसून से रिलेटेड यू शुड नो एवरीथिंग, बिकॉज इंडिया में जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है दिस मानसून में। एग्रीकल्चर 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट। ला नीना, ये कॉन्सेप्ट भी हमने एनसीईआरटी में देखा है, एक होते हैं अल नीनो, एक होता है ला नीना। अल नीनो जब आता है तो रेनफॉल कम होता है हमारे यहाँ, ला नीना जब आता है तो ये इसका जस्ट अपोजिट है, ला नीना आता है तो यहाँ पे रेनफॉल बढ़ जाता है। नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल, ये सीसॉ होता है टेम्परेचर का, इसको भी अगेन ज्योग्राफी सेपरेटली हमने पढ़ा है एनसीईआरटीज में। इंडियन ओशन डायपोल में रिमेंबर वन थिंग, अगर ये पॉजिटिव है मतलब ज़्यादा पानी आएगा, ये नेगेटिव है मतलब कम पानी आएगा इंडिया में। यहाँ नेगेटिव लिखा है तो यहाँ सप्रेस करेगा। एक्टिव फेज ऑफ दिस मेडन जूलियन ऑसिलेशन, तो द राइट आंसर इज, ये भी सप्रेस नहीं करता है, राइट आंसर इज दिस 2। इसको मैं अभी सेपरेटली, दिस इज अ बिगर टॉपिक, सेपरेटली मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में आई एक्सप्लेन दिस एक्टिव फेज ऑफ दिस मेडन जूलियन ऑसिलेशन। सो द राइट आंसर इज हियर इज बी, 2 ओनली। नेगेटिव जो है ये सप्रेस करेगा रेनफॉल को, तो जब नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल है, नेगेटिव है मतलब बारिश कम होगी, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है मतलब बारिश ज़्यादा होगी, पॉजिटिव होगा। इंडियन ओशन डायपोल, अल नीनो है मतलब बारिश कम होगी, ला नीना है मतलब बारिश ज़्यादा होगी, एक्टिव फेज है मतलब बारिश यहाँ पे सप्रेस नहीं होगी, ज़्यादा होगी। तो द राइट आंसर इज दिस 2। तो ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी प्रोडक्शन कंजम्पशन विल बोथ बी पैरेटो ऑप्टिमल इफ द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट अ पॉइंट वेयर। ये जो पैरेटो ऑप्टिमल होता है ना, मतलब ये वो पोजीशन होती है कि जिसमें जो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, एक ऐसा पॉइंट है कि इसमें थोड़ा भी चेंज करेंगे तो किसी को फ़ायदा होगा तो दूसरे वेरिएबल में नुकसान होगा। मतलब यहाँ अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसका कहीं और साइड इफेक्ट आएगा, नुकसान हो जाएगा। तो दैट इज पैरेटो ऑप्टिमल है। ये जो पॉइंट होता है इकोनॉमी प्रोडक्शन में, स्पेशली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में, वो होता है जब वहाँ पे इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है। इक्विलिब्रियम ज़रा भी डिस्टर्बेंस होता है और उसके रिपरकशंस होते हैं। तो देर इज जनरल इक्विलिब्रियम, तब ये पैरेटो ऑप्टिमल इकोनॉमी ऑपरेट करती है इस पॉइंट पे, जब एक जनरल इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है, दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव्ड है। So the right answer is this A. ये है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन हम किससे कैलकुलेट करते हैं? आंसर हेडलाइन इन्फ्लेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू हेडलाइन इन्फ्लेशन। इट प्रोवाइड एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द इन्फ्लेशन इन द कंट्री। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होगा वो एक्यूरेट पिक्चर बताएगा? नो, इट इज अफेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म ट्रांजिटरी इफेक्ट ऑफ प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट। यस, एंड दैट इज वाई ये कभी भी एक्यूरेट पिक्चर नहीं दिखाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? द राइट आंसर इज दिस बी। बी मतलब दिस इज ट्रू। जैसे फ्रूट्स हैं, एडिबल्स हैं, इनमें कई बार स्पाइक्स आ जाता है,
तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है सीपीआई से करते हैं, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन में ट्रांजिटरी इफेक्ट्स भी आते हैं, और ट्रांजिटरी इफेक्ट्स आते हैं, दैट इज़ वाई ये हेडलाइन इन्फ्लेशन कभी भी एक्यूरेट पिक्चर नहीं दिखाती है इन्फ्लेशन इन द कंट्री। दैट इज़ वाई हम अक्सर मूव करते हैं कि कोर सेक्टर वाला इन्फ्लेशन क्या बता रहा है उस पर हम ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, बट हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है दैट इज़ दिस सीपीआई। सो द राइट आंसर इज दिस बी। अब ये 18th है। 18th में कॉन्सेप्ट आता है बेस इफेक्ट का। रैपिड इंक्रीज हुआ रेट ऑफ इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन कीमतों में बढ़ोतरी रैपिडली इंक्रीज हुआ, समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू द बेस इफेक्ट। सो व्हाट इज बेस इफेक्ट? बेस इफेक्ट मतलब जैसे आज के क्विज में 20 आपके मार्क्स आए, कल आपके आए थे 15, एक स्टूडेंट के कल 15 आए थे, आज 20 आए, एक स्टूडेंट के कल 23 आए थे, आज 20 आए, तो ही वुड बी फीलिंग हैप्पी, ही वुड बी फीलिंग सैड। वाई? बिकॉज ऑफ दिस बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट यहाँ 15 है, यहाँ पे 23 है। सो बेस इफेक्ट क्या होता है? इट इज द इम्पैक्ट ऑफ ड्रास्टिक डेफिशिएंसी इन सप्लाई ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप। इट इज इम्पैक्ट ऑफ द सर्ज इन डिमांड ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट एंड नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने देखा ना, बेस मतलब हम किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में वो चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो द राइट आंसर इज दिस सी। इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल, पिछले साल क्या था उसका इस साल इम्पैक्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड दिस बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट इम्पैक्ट कैलकुलेशन दिस। सो द राइट आंसर इज दिस सी। 19th, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट खुद को सेफ फील गुड कराने के लिए बोलती है कि प्राइमरी डेफिसिट तो अभी कम है। तो प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है? इट इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मतलब डे टू डे जो इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट मतलब आया है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा हुआ है। इट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट और इंटरेस्ट पेमेंट। कैपिटल कितना आया और इंटरेस्ट कितना पे हुआ। इट इज डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट कितना है, आमदनी खर्चा, और उसमें से हम इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दें। इन इट इज एडिशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। सो द राइट आंसर इज दिस सी। सी। एक फिस्कल डेफिसिट है इस साल का, जैसे हमने 80% अभी अगस्त में अचीव कर लिया है टारगेट, 80 में ही पूरा हमारा फुल हो गया है कैपेसिटी, 80% इज डन। बट कुछ इसमें ऐसा पैसा होगा जो पिछली चीज़ों का होगा, बैकलॉग का होगा, पुराने चीज़ों का इंटरेस्ट पेमेंट होगा, वो इस साल का नहीं है, पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड है इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसको हम हटा देंगे तो प्राइमरी डेफिसिट आएगा जो केवल इस साल की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेगा। तो फिस्कल डेफिसिट, और उससे हमने हटा दिया इंटरेस्ट पेमेंट जो प्रीवियस ईयर एंड ऑल है, तो वो बचेगा दिस प्राइमरी डेफिसिट ऑफ दिस ईयर। फिस्कल डेफिसिट माइनस दिस इंटरेस्ट पेमेंट। सो द राइट आंसर इज दिस सी। ये 20th है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन में लीड टू डेप्रीशिएशन? हमने ये टर्म देखा है, एक होता है डेप्रीशिएशन, एक होता है एप्रिशिएशन, एक होता है डीवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन भी होता है। तो ये जो एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन होता है रुपी का, ये हमारे यहाँ फ्लोटिंग दिस मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू होता है, पार्शली है, आरबीआई इंटरवीन भी करती है एट टाइम्स। ये जो डेप्रिशिएशन होता है कंट्री की करेंसी का विद रेस्पेक्ट टू अनदर कंट्री, मतलब हम बोलते हैं आज रुपी 76 का है डॉलर के कंपैरिजन में, कभी 70 हो गया, कभी 60 हो गया, कभी 80 हो गया, 80 नहीं हुआ है अभी तक, 76। सो इसका क्या रीज़न है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, डेप्रिशिएशन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन में लीड टू, ये एनकरेज करेगा डेप्रिशिएशन ऑफ अ कंट्री करेंसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, राइज इन इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, नन ऑफ द अबव। तो सी, डेप्रिशिएशन का मतलब है कि आपकी करेंसी डिमांड में नहीं है इतना। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो आ रहा है मतलब ज़्यादा डॉलर आ रहे हैं, ज़्यादा डॉलर आ रहे हैं मतलब हमारा फॉरेक्स बेटर हो रहा है, मतलब हमारा रुपी जो है वो एप्रिशिएट होगा, डेप्रिशिएट नहीं होगा। राइज इन द इंटरेस्ट रेट, अगर हमारे यहाँ बॉन्ड यील्ड, जैसे आज हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में ये कॉन्सेप्ट देखा कि FII फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा पैसा ला रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में, हॉट मनी। तो ये अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया हमने यील्ड पे बॉन्ड्स में, तो ज़्यादा पैसा आएगा, डॉलर ज़्यादा आएंगे, हमें बेनिफिट होगा, तो रुपी डेप्रिशिएट नहीं होगा। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से पैसा आएगा, डॉलर ज़्यादा आएंगे, डॉलर आ रहे हैं मतलब इट इज़ गुड, डेप्रिशिएट नहीं होगा। तो द राइट आंसर इज दिस डी। इन तीनों से एप्रिशिएट होगा, डेप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं। अब हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स।
यहाँ पहला जो सवाल है दैट इज अबाउट दिस रिगार्डिंग प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी एंड ओपन, इनके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो ओपन सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब फ्री में होता है, जैसे उबुंटू है ना, ये सब चीज़ें फ्री में मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एनीबडी कैन यूज इट, ऑल गुड थिंग्स आर फ्री। एनी सॉफ्टवेयर दैट हैज़ टू बी बॉट और लाइसेंस्ड फ्रॉम द क्रिएटर ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड दिस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, दिस इज ट्रू। अगर उसका लाइसेंस लेना पड़ रहा है तो वो प्रोप्राइटरी हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इवन इफ बॉट और लाइसेंस्ड हमेशा उस क्रिएटर के पास रहता है जिसने उस सॉफ्टवेयर को बनाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट अक्सर लेता है दिस विंडोज में ऑल राइट्स रिजर्व। सिमिलरली जो एप्पल का है मैक ओएस, सारे उसके क्रिएटर के राइट्स वहाँ पे रिजर्व है। वेर इज आप इसमें देखो, लिनक्स में देखो, इसके बहुत सारे डेस्ट्रोज आ जाते हैं, उबुंटू है एंड ऑल। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स नो लाइसेंसिंग एंड नीड नॉट बी बॉट। ओपन तभी इन्हें कहा जाता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आपको इसका जो वर्जन बनाना है बनाओ, जैसे करना है, यहाँ पे आप क्रेडिट दे देना, यू कैन यूज इट इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट। तो ये डिफरेंट डेस्ट्रोज इसके बन जाएंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिक्वायर नो लाइसेंसिंग एंड नीड नॉट बी बॉट, ये तीनों करेक्ट है। नाउ ये है 22 आलेख। आलेख है ये क्वार्टरली ई न्यूज़ लेटर है ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय। आलेख ये एक ई न्यूज़ लेटर है, किसने इसे लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज दिस मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का ये क्वार्टरली ई न्यूज़ लेटर है। देन ये है 23rd है अगेन दिस पर्यूषण पर्व। दिस पर्यूषण पर्व ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था, 15 अगस्त दिस न्यूज़ में ये था अभी। दिस पर्व ये कौन सा पर्व होता है? बुद्धिस्ट फेस्टिवल का ये पर्व है जहाँ पे ये सोल प्यूरिफिकेशन, सेल्फ सर्च, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। ये कोमेमोरेट करता है बुद्धा की टीचिंग और होमेज देता है टू द बुद्धा। दिस पर्व अभी ये न्यूज़ में था ये। सो द राइट आंसर इज दिस डी। ये दोनों करेक्ट है, बट यहाँ ये जो पर्व है दैट इज नॉट बुद्धिज्म, ये जो बात है दैट इज दिस जैनिज्म। अभी 15 को ये पर्व था, तो ये जैनिज्म के बारे में है, नॉट अबाउट दिस बुद्धा। तो ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, द राइट इज डी। ये है जया जेटली कमिटी, ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में था। जया जेटली कमिटी समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। ये कमिटी किस चीज़ से रिलेटेड है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ विमेन, सेक्सुअल हैरेसमेंट इन डिजिटल मीडिया एंड इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस बॉर्डर, डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया, या नन ऑफ द अबव। ये अभी हमने न्यूज़पेपर में भी देखा था, जया जेटली कमिटी। सो द राइट आंसर इज दिस ए। दिस इज अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ विमेन। डाक अदालत, डाक पोस्टल अदालत, डाक अदालत समटाइम्स न्यूज़ में अभी आया था। डाक अदालत समटाइम्स सीन इन न्यूज़, ये क्या है? अदालत मतलब ई कोर्ट है। ये जैसे अभी हमने एडीआर देखे थे, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म है, बट वो ई मतलब डाक। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ग्रीवेंसेस रेड्रेसल है कस्टमर के लिए, जैसे हमने सिटीजन चार्टर पढ़ा था अभी, एक्स चार्टर की भी बात है। अ कंज्यूमर ग्रीवेंस रेड्रेसल फोरम एक जनरल है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज दिस बी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रीवेंसेस रेड्रेसल ऑफ कस्टमर। सो द राइट आंसर इज दिस बी। बी इज द राइट आंसर। सो दीज आर 25 क्वेश्चन। हम जब यहाँ हमने बात किया डाक अदालत का, जया जेटली कमिटी, दिस इज पर्यूषण पर्व आलेख। यहाँ देखा हमने दिस प्रोप्राइटरी ओपन सोर्स एंड दिस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। दिस इज अबाउट डेप्रिशिएशन ऑफ कंट्रीज करेंसी। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट समझा हमने बेस इफेक्ट का। दिस इज हेडलाइन इन्फ्लेशन, दिस इज पैरेटो ऑप्टिमल, ये इकोनॉमिक्स था। इंडियन मॉनसून, इसका मैं अभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फेज ऑफ दिस मैडन जूलियन ऑसिलेशन, आई विल एक्सप्लेन दिस। देन दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी टेम्परेट ग्रासलैंड का। देन ये है नॉर्थ ईस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्विज के बाद अभी यहाँ का मैप देखना है और इसको क्वेश्चन को फिर से देखना है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है। दिस इज अबाउट बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे हमने देखा दिस एम्परर अकबर। दिस इज अबाउट तीर्थंकर जैन। दिस इज वैशेषिका स्कूल है। ये है चारवाक आजीविका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ऑर्थोडॉक्स एंड दिस अनऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सिविल सर्वेंट क्या होते हैं टॉप मोस्ट। और यहाँ पर है एम्बिट ऑफ फाइनेंस कमीशन। दिस इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये यहाँ पे दिस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पॉलिटी। नाउ सी 25 MCQs हैं।
यहाँ हमेशा हर पेपर में अराउंड 75% डुएबल होगा, 25% जो होगा वो बाउंसर्स होंगे। द पॉइंट इज कभी भी किसी भी प्रश्न में ईगो नहीं लाना है। पहला और फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होता है कि कट ऑफ क्लियर करे जो अराउंड 50% के अराउंड है। तो अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है लीव इट, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बनेगा। पेपर में हमेशा 70-75%, 80% पेपर होगा जो डुएबल होगा, वहाँ मिस्टेक नहीं करनी है। ईगो नेवर, नेवर एवर, एमसीक्यू में ईगो नेवर एवर। So this is 23rd of August 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.